नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। देवांशी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देवांशी कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हिंदी काव्य और नारी की। दर्शकों, आप जानते हैं कि नारी हर फील्ड में आगे है और साहित्य और काव्यों की जब बात आती है तो उसके माध्यम से न केवल नारी के उत्थान में बल्कि समाज में नई नई कुरीतियों को दूर करने के लिए भी काव्य की भूमिका रही है और नारी को आगे बढ़ाने के लिए और नारी का जो रोल रहता है पूरे समाज में, उसको भी कविताओं के माध्यम से दिखाया जाता है। तो काव्य सृजन में नारी की भूमिका वैसे तो है ही, लेकिन अगर नारी स्वयं काव्य सृजन करती है तो वो कैसा रहता है, ऐसा ही कुछ आज हम जानने वाले हैं अपने कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है प्रोमिला भारद्वाज जी, जो कि उद्योग विभाग से महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुई है और कवित्री है। बहुत सालों से लिख रही है। हम ये कह सकते हैं कि बचपन से ही इनको लिखने का शौक़ था और अभी तक इनकी लगभग 8 किताबें प्रकाशित हो चुकी है और एक किताब जो है आस भरी उजास, ये अभी प्रकाशन में है और जल्द ही प्रकाशित होने वाली है। और बहुत सारी जो है इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी है। ये सारी जानकारी आज हम इस कार्यक्रम में लेने वाले हैं। तो बहरहाल स्वागत करते हैं प्रोमिला जी का हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। प्रोमिला जी, तो लंबा सफ़र है, क्यों ना सबसे पहले आपके बचपन से शुरू करें और बचपन से लेकर जो आपका करियर था वो कैसे बना, कैसे एजुकेशन हुई, उसके बाद हम आपकी कविताओं की तरफ रुख करेंगे। तो बताएं कैसा रहा ये सफ़र। बचपन में फादर आर्मी ऑफिसर थे। बेसिकली हिमाचल हमीरपुर से हैं, थे वो, अब नहीं हैं। तो पर आर्मी में थे तो बाहर ही शिक्षा हुई ज़्यादा। हिमाचल में सिर्फ छुट्टियों में जाते थे, पर प्रकृति से लगाव था, उसी से प्रेरणा मिलती रही काव्य सृजन की। और शिक्षा मेरी प्राइमरी ऑनवर्ड्स चंडीगढ़ से ही हुई है, स्कूलिंग भी, और MCM DAV कॉलेज से BA ऑनर्स में इंग्लिश लिटरेचर से भी ऑनर्स किया है और पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ही MA किया है जी। और उसके बाद फिर 1 साल मैंने लेक्चरर के पद पे भी काम किया और साथ ही प्रशासनिक सेवाओं का थोड़ा शौक़ था कि इसमें जाके थोड़ी ज़्यादा हम समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो थी वो कि हिमाचल में ही रहना है, तो उसके लिए भी एक संदर्भ मिल जाएगा। तो फिर उद्योग विभाग में मेरा चयन हो गया और 1988 से 8 में हुआ था चयन और पहली पोस्टिंग कुल्लू में थी। उसके बाद विभिन्न स्थानों पे रही मैं और महाप्रबंधक उद्योग के पद से मैं बिलासपुर से ये 2020 में मेरे रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति हुई है। जी जी। तो अगर एक अलग सा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आप हमीरपुर से आपका बचपन रहा, फिर आपकी एजुकेशन चंडीगढ़ में रही, फिर कुल्लू में फर्स्ट पोस्टिंग, बिलासपुर में लास्ट, तो एक ऑल ओवर जो हिमाचल आपको जानने का मौका मिला, सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगती है हिमाचल में? सबसे ज़्यादा अच्छी तो कुल्लू और शिमला जी। और शिमला ये प्रकृति से, हिमाचल से क्या आप कहेंगे, प्रकृति से लगाव के कारण ही हिमाचल में ही हम सेटल हुए हैं। अभी घर चंडीगढ़ में भी है, मेरे हस्बैंड जोगिंदर नगर से हैं, वहाँ भी है जी। पर प्रकृति से लगाव खींच के ले आता है। शिमला की बात ही अलग है ना। हिल ऑफ क्वीन क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस कहा जाता है। जी जी जी, जी। तो चलिए, अब कविताओं का जो दौर है, काव्य की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक पहचान आपने अलग से, आप बेशक आपने इतने सालों तक जॉब की है, एक अलग पहचान वहाँ भी रखी, लेकिन एक कवित्री के रूप में भी आपने अपनी पहचान बनाई है। तो कविता की अगर बात करें तो सबसे पहले हम दर्शकों को बताना चाहते हैं आपकी कविता के बारे में, कि जो आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं और किस तरह से आप लिखती हैं, अपनी कविता के माध्यम से बताएं। कविता के माध्यम से, चल इसी से शुरू हो जाते हैं जी। ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिखी हुई कविता मैं सुनाना चाहूँगी जी। किस ओर शीर्षक है इसका, किस ओर।
समय के पहियों पे सवार जा रहे किस ओर, घिसते पहियों तले पिसते अपने अस्तित्व को, झुक के देखो तो एक बार, रुको पल भर देखो, कुचली जा रही सैकड़ों खुशियाँ, भौतिक सुखों से परे नैसर्गिक सौंदर्य को देखो। देखो पलटकर प्रीत तुम्हें पुकारे, प्रतीक्षा करे पहरों उन क्षणों की, चिंता मुक्त हो प्रियतम उसे निहारे। उन पलों को छुड़ाए दूर ले जा रही समय की उड़ानें, भरती जा रही रिक्तता से हृदय की दरारें, घर भरते जा रहे सुख संबंधता से, खोखले हुए जा रहे संबंध सारे नाते। समय अभाव ने छीना अपनों से अपनों का मधुर मिलन, वो मेल मिलाप, घंटों बैठे बतियाना, वो उन्मुक्त हंसी ठिठोली, तनाव थकान मिटा देने वाली। मित्रों से वार्तालाप होता अक्सर केवल दूरभाष पर, दुख सुख में भागीदारी मात्र एक औपचारिकता। संस्कारों की जड़ें हैं गहरी, इसीलिए है अभी जारी, सिमटने लगी है कुछ कुछ व्हाट्सएप फेसबुक ईमेल तक, घर बनने लगे रैन बसेरे। क्या क्या छिनता जा रहा समय की अधीनता करते करते, समय के रथ से उतरकर देखो कभी धरातल, ए नवयुग। अंतरिक्ष भेद चुके, पाताल नाप चुके, सौर मंडल से नहीं अनभिज्ञ, कृत्रिम मानव तक बना डाले, वास्तविक मनुष्यों को बनाया कृत्रिम। मौलिकता छीन छीन मानवीय संवेदनाएं, छिन्न भिन्न कर सकल प्राकृतिक संरचना, क्यों व्याकुल डोल रहे, दिशाहीन अपरिपूर्ण खोए खोए। ऐ सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी, भौतिक सुख सुविधाएं तुम्हारे लिए हैं, इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब तुम्हारे लिए हैं, तुम उनके लिए नहीं। ना ही वो मापदंड सफलता सुख शांति के, सफलता की अनिर्धारित ऊंचाइयों को छूने की धुन में क्या क्या वांछनीय वास्तव में अनिवार्य, सुख शांति व आनंद अनदेखा किए जा रहे, सुख शांति व आनंद अनदेखा किए जा रहे। समय के पहियों पे सवार किस ओर जा रहे, सुख शांति व आनंद अनदेखा किए जा रहे जी। समय के पहियों पे सवार किस ओर जा रहे। जी बहुत खूब। और ये आपने जो कविता लिखी है ये आज के संदर्भ को लेकर लिखी है और लगभग आपने पूरा कहा है कि कैसे हम पहले समय बिताते थे, इकट्ठे रहते थे और आज का समय जो है वो भाग दौड़ भरा हो चुका है। और कहीं ना कहीं हम जो आज के जो साइंटिफिक चीज़ों को लेकर चल रहे हैं वो भी, उसके भी दुष्प्रभाव आपने इसमें बताए हैं। तो बहुत सुंदर आपने लिखा है। अब आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो लिखने का शौक़ था, ये शौक़ था कि आप चाहते थे कि मुझे इसमें भी इसी में कुछ करना है, ये कब से शुरू हुआ? लेखन मेरा अपने पिता की प्रेरणा से डायरी जो डेली होता है या दैनिक दैनिक, वो लिखने से उन्होंने कहा कि लिखा करो, उससे शुरुआत रोज़ सोने से पहले वो लिखती थी। और वो डायरी राइटिंग जो है वो कब इसमें पोइट्री में कन्वर्ट हो गया वो मुझे आभास ही नहीं हुआ, और वो लेखन पीछे छूट गया और मैं कविताओं की ओर ही रुझान मेरा बढ़ता गया। लगभग 9-10 बरस में ये ट्रांजिशन शुरू हो गई थी। 10-11 बरस की उम्र में मैंने पहली कविता लिखी होगी। अच्छा। एक बोलिए कौतूहलवश, एक बाल सुलभ कौतूहलवश जैसे एक कविता, प्रकृति के सौंदर्य से प्रभावित होके पहली कविता जो मैंने लिखी थी प्रेटी फ्लावर, व्हाट ए प्रेटी फ्लावर, एंडलेस ब्यूटी आशा, ऐसे करके थी। तो धीरे धीरे मैं कविताएं लिखती रही और रखती गई।
और सेव करके रखी आपने उस डायरीज बहुत प्रिय होती हैं। मेरी सारी चीजें अलग रही पर डायरीज बड़ी संभाल के रखती हूँ, और अभी तक रखी है, बचपन की डायरीज भी हो रखी हैं। नहीं, अभी तक शौक है आपको डायरी लिखने का कि अब तो कविताओं में, मैंने कहा वो तभी से बदल गया था। अच्छा। डेली डायरी तो छूट गई, वो कविताओं में ही होती है मेरी डेली डायरी। तभी आप सेव कर पाए, और वो जो मेमोरीज है वो हमेशा आपके साथ चलती रही। तो लिखने के साथ साथ जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो शौक़ होता है वो कहीं ना कहीं उस ओर हम खींचते चले जाते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे कविताओं का शौक़ था, तो जब आप पढ़ती थी तो क्या ऐसा रुझान रहता था आपका कि कविताएं आप ज़्यादा पढ़ती थी या पढ़ने का शौक़? बिल्कुल, ये मेरी वीकनेस है, क्योंकि पाठ्यक्रम में भी जो हिंदी और अंग्रेज़ी विषय की पुस्तकें आती थी तो और किस्से कहानियाँ पढ़ते थे, और मेरा पलट के मैं कविताएं ही पढ़ती थी, या मैगज़ीन्स भी घर में आती थी, या अखबार में साप्ताहिक विशेषांक आते हैं तो उसमें भी लेख भी होते हैं, तो मेरा ध्यान, नज़र अपने आप ही चुंबक की तरह कविता की तरफ चली जाती है, और रुझान उसी तरफ होता है। हम मान सकते हैं, क्योंकि अलग अलग अगर कोई देखिए, अगर आर्टिस्ट कोई होता है, चित्रकार कोई होगा तो वो पेंटिंग्स ज़्यादा देखेगा। तो क्योंकि जनरली तो लोग कविता देखते ही नहीं है, जिनका इंटरेस्ट इसमें नहीं होगा वो बिल्कुल मैगजीन पूरी पढ़ लेंगे, पर वो कविता कभी नहीं पढ़ेंगे कि क्या प्रकाशित हुई है। और पहले मैं इंग्लिश में ही लिखती रही लगभग कॉलेज टाइम तक, पर कुछ फ्रेंड्स ने, कज़न्स ने चैलेंज किया कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसमें लिखना शुरू करो। फिर धीरे धीरे मैंने कॉलेज के बाद थोड़ा थोड़ा हिंदी में लिखना शुरू किया, और इतना ज़्यादा कि मैं भूल ही गई कि मैंने अंग्रेज़ी में भी, फिर जॉब में लग गई। उसके बाद तो अब कहिए कि 1990 के बाद मैंने अंग्रेज़ी में लिखना छोड़ दिया और हिंदी में ही लिखना शुरू कर दिया। जी, हाँ जी। तो जब आपने ये सारी कविताएं लिखी, उसके बाद आपने कब ऐसा सोचा कि मुझे अब ये कविताएं प्रकाशित करनी चाहिए, प्रकाशन की ओर ये जो रुझान रहा ये कब शुरू हुआ, और किसी ने प्रेरित आपको किया? ज़रूर, क्योंकि प्रकाशित भी करनी होती है, ये मेरी प्रायोरिटी में शामिल ही नहीं था, पता ही नहीं था कि प्रकाशित भी करनी होती है। जी। और पहली कविता तो कॉलेज की मैगज़ीन में पब्लिश हुई, और घर में भी तब पता चला, और पंजाब यूनिवर्सिटी की मैगज़ीन थी उसमें छपी। और पर जब उन्हें पता चला तो बड़ी हैरानी हुई पेरेंट्स को भी, पर साथ ही जो उनकी आंखों में एक चमक आई या चेहरे पे गर्व की भावना आई, तो मुझे लगा नहीं, मैं कुछ ठीक ही लिख रही हूँ, इतना खराब नहीं है। जी। और उसके बाद फिर फैमिली फ्रेंड्स को धीरे धीरे पता चला, तो उन्होंने अखबारों में कुछ एक रचनाएं मेरी पब्लिश करवाई। तो उन्होंने करवाई, मैं खुद नहीं कुछ भी भेजा, कुछ भी। पर जॉब में भी लगी तो भी ये मेरा सौभाग्य ही कहूँगी कि वहाँ मेरा कार्यालय जो था वो जिला कला केंद्र के साथ था कुल्लू में। तो वहाँ पे जिला भाषा अधिकारी विद्या शर्मा जी थी, तो उनसे परिचय हुआ रास्ते में आते जाते, कहते आप यहाँ आते हैं, नए आए हैं तो। और बाय चांस उनका घर भी मेरे घर के पास था, तो 2-4 दिन इकट्ठे मिलते रहे, रास्ते में चलते, तो परिचय हुआ। पर मैंने उनसे कभी जिक्र नहीं किया, ना ही मुझे पता था कि भाषा विभाग क्या होता है और ये क्या करते। आते जाते बस ठीक है। एक दिन वो घर आए तो मैं लिख रही थी, बिखरा पड़ा था, मैंने उठा के रख दिया। तो उनके लिए चाय बनाने लगी तो उन्होंने देख लिया, कहते तुम लिखते भी हो? मैंने कहा हाँ, मैं बचपन से लिखते आ रही हूँ। कहते मैं क्या मैं देख रही थी, या मैंने सोचा मैगजीन है, चल मैं पढ़ लेती हूँ, पर ये तो तुमने खुद अपना लिखा। उन्होंने उठा के कहते क्या क्या लिखा है, मैंने दिखा दिया जो था मेरे पास। कहते तुमने बहुत अच्छा लिखते हो, कहीं पब्लिश कराया? मैंने कहा नहीं। कहीं सुनाया? मैंने कहा नहीं, सुनाना होता है, नहीं पारूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को कहते हैं नहीं हमारे यहाँ कवि, फिर उन्होंने अपने विभाग की गतिविधियों के बारे में बताया। बहुत बड़ा योगदान है वैसे भाषा संस्कृति विभाग का, और ये भाषा कला अकादमी का बहुत एक बड़ा अच्छा मंच प्रदान किया है इसने साहित्यकारों को और प्रोत्साहन के लिए। और उन्होंने मुझे मतलब इस ओर प्रेरित किया। फिर कवि सम्मेलनों में भी मैं सुनाती थी उनके कहने से, तो सुनाना शुरू किया, अच्छा लगा। और प्रकाशित करने के लिए उन्होंने बताया कि ऐसे भी पाशा पत्रिका निकलती है, हिमप्रस्थ है, ये गिरिराज है, और भी और
प्रदेशों की भी साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में भी उन्होंने बताया। अभिनव, अमरोज, सृजन साहित्य कई हैं। जी जी जी। तो उनके जैसे जैसे वो कहते थे मैं आज्ञाकारी बच्चे की तरह मतलब वहाँ भेजती रहती थी, और तब से वो अभी तक निरंतर वो क्रम चल रहा है। और पहली पुस्तक का प्रकाशित होने का भी उन्हीं को श्रेय जाता है। तो जो आपकी 2010 में स्वर लहरियाँ आई, वो उन्हीं की वजह से या उन्हीं फिर की? उन्होंने कहा पुस्तक, मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे करवाते हैं जी। और साहित्यकार बंधु भी मिलते थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रोत्साहित किया कि नहीं आपको पुस्तक निकालनी चाहिए। फिर मैंने कहा मुझे पता नहीं है। तो उसको सारा वो क्रमबद्ध करना, भूमिका लिखनी, वो सब उनको ही श्रेय जाता है। जी जी जी। आप मतलब एक होता है ना कि रास्ते निकल जाते हैं जब आपने किस ओर जाना है। हाँ, ये मैं कहती हूँ, अगर वो नहीं मुझे मिले होते तो शायद मैं कभी कहीं प्रकाशक उनके लिए भेजती भी तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन आपका एक जो इंटरेस्ट था वो हम हॉबी कह सकते हैं या एक बैक ऑफ माइंड जो चला रहता है वो या जैसे कि मुझे बस करना है, दिनचर्या का हिस्सा है, दिनचर्या का हिस्सा लिखना है। तो और दूसरी पुस्तक भी जो हुई अंजुरी भरास, उसमें भी उन्होंने काफ़ी मेरा सहायता की और कहते अब खुद सीखो कि कैसे करते हैं, गाइड किया उन्होंने। और अंजुरी भरास का अनुवाद इसमें अंग्रेजी में रजनी छाबड़ा जी ने किया है, अ हैंडफुल ऑफ होप नाम से। इसमें क्या जैसे विषय से ज्ञात तो हो रहा है कि जो हमारी आस होती है वो बिल्कुल अंजुरी जितनी होती है, तो उसमें क्या विषय आपका जो रहता है? वो अंजुरी ही बहुत होती है जीवन को जीने के लिए, सुखमय बनाने के लिए। लाइक हमारा दृष्टिकोण जो है सकारात्मक होना चाहिए। परिस्थितियाँ कभी भी सामान्य नहीं रहती, जब तक जीवन है, सांसें चल रहे हैं, संघर्ष तो रहते ही हैं, मुश्किलें भी आती हैं, पर अगर आपकी सोच सकारात्मक है और दृष्टिकोण आपका एक आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं तो आपकी हर समस्या से आसानी से उभर सकते हैं, या कह सकते हैं कि ज़्यादा आसानी से उभर सकते हैं। आपने लगभग इतने सालों तक कार्यरत आप रही और अच्छे विभाग में काम का बोझ भी होता होगा, लेकिन फिर भी आप जो है लिखने के लिए समय निकालते रही। तो ये जो एक एस्केप ढूंढते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, तो ऐसा क्या होता है पॉसिबल कि जो आपका शौक है उसके जहाँ चाह वहाँ रहा। जी जी। मेरा बेटा भी लिखता है, अब इतने बरसों बाद वो अब एमडी कर रहा है, तो अब पूछने लगा कि मम्मा आप लिख कैसे लेते थे, आप इतने व्यस्त होते थे, हमारे होमवर्क्स कराने, प्रोजेक्ट्स ये वो दिन भर। और भी मैंने कहा नहीं बेटे, रात तो अपनी होती है ना या दिन में जब भी समय मिला फुर्सत में आप लोग सुस्ता लेते हो, खेलते हो, मैं अपने कार्य कर लेती थी। और हाँ, जब भी प्रकाश ये कुल्लू में ही मेरा परिचय प्रशासनिक अधिकारी शशि ठाकुर जी से हुआ, तब वो वहाँ ईटीओ थी, तो वो भी जानती थी कि मैं अंग्रेजी में लिखती हूँ। जी जी जी। और मैं उसके बाद भूल गई, सच बताऊँ। और वो लगभग सन 1915 या इसमें अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले पे कवि सम्मेलन का आयोजन वहाँ के साहित्यकारों ने मिलकर करवाया, प्रयास है कि ये भी होना चाहिए। तो उसमें वो एज मुख्य अतिथि आई, तो वो बहुत सालों बाद वहाँ मिलना हुआ और बहुभाषी कवि सम्मेलन था। और जब मेरी बारी आई तो मेरा नाम पुकारा गया, तो उन्होंने मंच से बोल दिया, प्रॉमिल आप तो अंग्रेजी कविता सुनाओ। और मैं थोड़ी देर को सक पका गई, मुझे समझ नहीं आया कि अंग्रेजी भूल चुकी थी कि मैं लिखती हूँ अब 25 सालों से हिंदी में। फिर मैंने विनम्रता से क्षमा मांगी, मैंने कहा अभी मैं लेके नहीं आई हूँ, अगली बार। और कार्यक्रम के बाद हमारे काफ़ी परिचर्चा हुई, मैंने अपनी हिंदी की बुक भेंट की और उन्होंने कहा अब जो बचपन में तुमने लिखा है इतना ना अंग्रेजी कविताएं, उनकी पुस्तक अगले साल आनी चाहिए। जी। पर ये जॉब में रहते हुए मैंने निकाली, फिर वो खंगाली डायरियाँ वो संभाल के रखी थी ना, मैंने कहा संभाल के रखे, सहेज के रखती हूँ, वो सब निकाली और टाइप भी करवाई, पर अभी तक समय नहीं मिला। सेवानिवृत्ति के बाद पहला टारगेट वही था। फिर मैं खंगालने लगी उनको कविताओं को, तो 3 पुस्तकें निकल आई, उसमें से भी छंटनी करके मैंने किया कि भाई करके, तो 3 पुस्तकें निकल आई। पहली मिस्टिकल म्यूजिंग्स ऑफ अ टीन गर्ल, इसीलिए नाम रखा क्योंकि किशोरावस्था के दौरान लिखी गई थी कविताएं। और
दूसरी को नाम दिया फिर क्वेंचलेस क्वेस्ट ऑफ अ टीन गर्ल, एंड थर्ड डायनेमिक ड्रीम वर्ल्ड ऑफ अ टीन गर्ल। और इन पुस्तकों का बेशक कितने सालों बाद ये लाइमलाइट में आई, प्रकाशित हुई, पर इन पुस्तकों का सौभाग्य रहा होगा कि एनबीटी द्वारा, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा इनका चयन लंदन, पेरिस और अबू धाबी में इंटरनेशनल बुक फेयर में प्रदर्शन के लिए हुआ। तो देखो आपने जो आपने टीन गर्ल में लिखी थी और वही आपकी सिलेक्ट इतनी जगह हुई। और इनको लिखते प्रकाशित करने से पहले मुझे थोड़ा सा संशय हुआ कि इनका कुछ औचित्य भी है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और मैं भी बिल्कुल कट ऑफ हो गई थी अंग्रेज़ी साहित्य से। फिर कुछ अपने साहित्यकार बंधुओं से पूछा, मैंने कहा मुझे डाउट हो रहा है कि बचपन में लिखा था क्या इस सही है, तो उन्होंने बहुत अच्छी राय दी। कहते आप सोशल मीडिया पे ऑनलाइन जो साहित्यिक समूह हैं वो ज्वाइन कर लीजिए। तो एक का पोएमेरियम का नाम बताया उन्होंने, वो मैंने ज्वाइन किया। कहते वहाँ पोस्ट करिए, फिर वहाँ आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाती है, पता चल जाएगा जी। तो वो काफ़ी सकारात्मक रहा। तो ये हम कह सकते हैं कि आज के समय में अगर आप लिखते हैं, या फिर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं क्योंकि हम काव्य और नारी की बात कर रहे हैं, तो जो ये सोशल मीडिया का दौर है इस समय, आज के समय में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी आपको मिल जाता है कि आप अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मेरे लिए तो इस प्लेटफॉर्म का इतना योगदान है कि मैं दोबारा से कविताएं अंग्रेजी में लिखनी शुरू कर दी मैंने, और उनकी परिणति हुई है कि मेरी 2 पुस्तकें इंग्लिश काव्य की, अंग्रेजी काव्य की एंथोलॉजीज आ चुकी हैं। अभी विमोचन नहीं कराया मैंने, बस बिल्कुल ज़्यादा वो शौक नहीं होता, पर लिखना है, काम करना है, ठीक है। तो एक सोल स्वीट अटरिंग्स, और दूसरी है शिमला के ही पिछले 1-2 बरस में मैंने लिखी थी, 2-3 बरसों में जो लिखी कविताएं। तो इससे प्रभावित होके नेचर्स हमिंग साइलेंस, शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित हो कविताएं उसमें सम्मिलित हैं। फिर एक एंथोलॉजी मैंने और अंग्रेजी कविताओं को तैयार करके रख ली है, और इलुस्ट्री वर्ल्ड। पर फिर मैंने एकदम से फिर वही साहित्य मित्र आगे आ जाते हैं सचेत करने, अरे ये आप अंग्रेजी में ही लिखोगे, हिंदी का क्या हुआ जो लिखा था। इनका नहीं, सही कह रहे हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, जो लेटेस्ट लिखी हैं मैंने, अभी 2 एंथोलॉजीज और निकल आएंगे अंग्रेजी काव्य की भी, फिर मैंने कहा नहीं, इनको पेंडिंग बना के मैंने उसका पेंडिंग रखा, और उसके बाद मैंने वो सारा जो 20-25 वर्षों में मैंने लिखा था तो उसको संकलित करने की ओर मैंने ध्यान दिया, और अब एक प्रकाशन के लिए मैंने भेज दी है, और जो प्रभु का आदेश होगा आगे जितना भी होगा छंटनी करके, जैसे कहते हैं सारे लिखित साहित्य नहीं होती। और जब आपको किसी को परोसना है, गृहिणी जैसे परोसते तो चख के देते कि ठीक है, तो वैसे वो छंटनी कर करके बहुत श्रम साध्य होता है, और अपने लिखे को नकारना कि नहीं ये नहीं वो तो वो करके अब लेकिन खुद ही वो हो सकता है, और अगर कोई किसी और को आप दिखाएंगे तो वो बोलेंगे नहीं ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्योंकि उन्हें कमियां नहीं पता होती। लिखने वाला जो विद्या दीदी ने मेरी निकाल दी थी कमियां, उन्होंने भी मुझे गाइड किया था, कहते नहीं है देखो सेलेक्ट कर लो, उसके बाद देखो पढ़ के कि ठीक लग रही है। और उनका मेरे को सारी गाइडलाइंस गुरु की तरह, जैसे प्रकाशन के क्षेत्र में। और ये कहूँ, लेकिन एक मैसेज जरूर होना चाहिए जो आप लिखते हैं। अगली किताब का नाम भी वो दृष्टिकोण मेरा आशावादी, तो आस भरी उजास जी ये रखा है, तो प्रकाशनाधीन है। यानी आपके जो हम ये कह सकते हैं फिर जो आपका विषय रहता है लिखने का, वो ज़रूर आपका आशावादी रहता है, आपको मोटिवेट करने के लिए लोगों को लिखती हैं। मतलब आप जिस परिवेश में रहते हैं उसे अछूते तो नहीं रह सकते, बहुत हृदय द्रवित होता है जी। पर फिर लगता है कि नहीं, सब कुछ होने के बाद भी अगर हम प्रयास करें तो कुछ अच्छा हो सकता है, हमारे ही बस में है। और काव्य का मेन उद्देश्य भी यही होता है कि समाज में फैली जितनी विकृतियां हैं, विसंगतियां हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान ले जाएं, और
उनसे उबरने का एक समाज का शोधन करने का एक तरह से कार्य करती हैं जी। कार्य है काव्य का। और कह सकते हैं कि जितने भी मानवीय मूल्य हैं, मनुष्यता है और मानवीय संवेदनाएं हैं, प्रेम, सहानुभूति, सहचार, इन सब को सहेजने का काम जो है काव्य करता है। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि काव्य सृजन के माध्यम से या फिर कोई भी राइटर होता है वो एक पॉजिटिव मैसेज ज़रूर देता है, वो चाहे फिर कोई कुरीतियाँ जो होती है उन्हें दूर करने के लिए या फिर लोगों को मोटिवेट करने के लिए। जैसे गीत संगीत होते हैं वैसे ही कविताएं हमें मोटिवेट करती है। तो आप अब हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी बातें साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो आगे बुक्स आ रही है उसके लिए आपके लिए बेस्ट विशेस, ताकि आप और अच्छा लिखे। तो धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। देवांशी कार्यक्रम में आज बस इतना ही, फिर से आपसे किसी और विषय को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।